खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बजरी से भरी ट्रॉलियां जब्त कर ठोकी 2.5 लाख की पेनल्टी। अरावली विहार और अखेपुरा पुलिस ने की कार्रवाई। वहीं अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए बनाई 5 विभागों की संयुक्त टीम। डंपर ने मजदूर को कुचला और परिवार का छीना सहारा। MIA के गोंदपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। खेलते खेलते अचानक 12 साल की बालिका ने तोड़ा दम। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र की थी निवासी। और जनगणना 2027 की तैयारियां हुई आरंभ। डिजिटल जनगणना में मोबाइल ऐप का भी लेंगे सहारा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर जिले में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसी क्रम में अरावली विहार और अखेपुरा थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ एक्शन लिया। पुलिस ने बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर खनन विभाग को सूचित किया। इसके बाद दोनों मामलों में 1.25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। अरावली विहार SHO रामेश्वर लाल ने बताया कि मंगलवार सुबह गश्त के दौरान ASI शंकर लाल को सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि मालवीय नगर की ओर से एक ट्रैक्टर बजरी भरकर आ रहा है। इसके बाद ट्रैक्टर को रोककर जांच की गई। जब चालक से बजरी से संबंधित वैध कागजात मांगे गए तो वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और खनन विभाग को सूचना दी। खनन विभाग द्वारा मामले की जांच के बाद 1.25 लाख रुपए की पेनल्टी निर्धारित की गई। वहीं अखेपुरा थाना पुलिस ने भी अवैध बजरी परिवहन के एक अन्य मामले में ट्रैक्टर को जब्त किया। इस प्रकरण में भी खनन विभाग ने नियमानुसार 1.25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। अवैध खनन के संबंध में कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने कार्रवाई के लिए आदेश जारी किए थे। आज सुबह गश्त के दौरान श्री शंकरलाल ASI को एक ट्रैक्टर जिसमें बजरी ट्रॉली में बजरी भरी हुई थी वो जाते हुए दिखाई दी, और ट्रैक्टर के कागजात चेक किए तो नहीं हुए, तो ट्रैक्टर को MU एक्ट के तहत जब्त किया गया। तो एक खनन अधिकारी को सूचित किया गया, जो खनन अधिकारी ने उपस्थित होकर करीब 1.25 लाख रुपए के जुर्माना जमा करने के उसको निर्देश दिए। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आगे भी प्रतिदिन कार्रवाई जारी रहेगी। और वहीं अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को लेकर जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय हुआ कि 15 जनवरी तक 5 विभागों की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन पर अंकुश के लिए प्रभावी एक्शन लिया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देश पर खान, वन एवं पर्यावरण, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई है। जिला स्तर एवं उपखंड स्तर पर यह दल 15 जनवरी तक संयुक्त अभियान चलाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में वन एवं पर्यावरण संबंधित नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही अवैध खनन क्षेत्रों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर कड़ी कार्रवाई की हिदायत दी। अभियान के दौरान अवैध खनन एवं भंडारण क्षेत्रों की जांच कर आवश्यकता अनुसार ड्रोन सर्वे भी होगा। उधर SP सुधीर चौधरी ने कहा कि अभियान के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला स्तरीय संयुक्त टीम में ADM सिटी बीना महावर प्रभारी रहेंगी। इसी तरह उपखंडों में SDM प्रभारी अधिकारी रहेंगे। वहीं बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीना महावर, खनिज अभियंता मनोज कुमार शर्मा, RTO रविंद्र जोशी, ACF योगेश कुमार एवं ACF सरिस्का अंकुश जिंदल मौजूद रहे। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोंदपुर में सोमवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। वह अपने घर का एकमात्र सहारा था। मालाखेड़ा क्षेत्र के हल्दीना निवासी 40 वर्षीय पप्पू बंजारा उद्योग नगर थाना क्षेत्र में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सोमवार शाम करीब 7 बजे वह ड्यूटी से गांव लौट रहा था। इसी दौरान गोंदपुर गांव के पास तेज गति से आ रहे एक डंपर ने उसकी बाइक को चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि पप्पू बंजारा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मृतक 4 बच्चों का पिता था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा वही था। उसके पिता की करीब 12 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद से पप्पू अपने 4 छोटे भाइयों और बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। इस दुर्घटना से परिजन गम में डूबे हुए हैं।
4 भाई का परिवार है, हाँ। सबन को यही पालता था। अच्छा, उनका परिवार भाइयों को भी यही पालता था? हाँ, भाइयों को भी यही पालता। अच्छा, बच्चे छोटे? बच्चे छोटे हैं, 4 बच्चे हैं, 4 छोटे। अच्छा, और कहाँ का रहने वाला है? हल्दीना में। हल्दीना का। अभी ये कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये यहीं हुआ, गोंदपुर में। एक्सीडेंट हुआ कैसे? ट्रक से। कहाँ जा रहा था ये? घर आ रहे थे, कहाँ से आ रहा था? यहाँ से MI एरिया से। वहाँ से घर जा रहा था, वहाँ से रोटी वोटी खा के और 2 जन ट्रक आया था, ट्रक से एक्सीडेंट आया। तो मौके पर ही एक्सपायर हो गया? हाँ, तो आते हो गया वहीं पर। अलवर में 12 साल की बालिका ने सोमवार शाम करीब 8 बजे खेलते खेलते अचानक दम तोड़ दिया। मौत का कारण अभी सामने नहीं आया है। परिवार का कहना है कि बेटी को कोई बीमारी नहीं थी। बालिका भूमिका के पिता मनोज कुमार ने बताया कि उनकी बेटी सोमवार शाम को घर के बाहर अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रही थी। तभी अचानक बड़ी पुत्री की सूचना पर वे बाहर आए और देखा कि भूमिका बेहोश पड़ी थी। जिला अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बच्चे के पिता मनोज की 3 बेटियां हैं। मनोज कुमार चूड़ी मार्केट में काम करते हैं। पिता का कहना है कि उनकी पुत्री को कोई बीमारी नहीं थी। उधर शिवाजी पार्क थाने के ASI शमसुद्दीन ने भी घटना की जानकारी दी। उधर जिला हॉस्पिटल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ विजयवर्गीय का कहना है कि बच्ची के परिवार वाले बिना पोस्टमार्टम के ही उसे ले गए। ऐसे में मौत के कारणों पर टिप्पणी संभव नहीं है। आज दिनांक 30/12/2025 को थाने पर उपस्थित होकर मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय धनीराम खंडेलवाल जाति महाजन वन के 29 शिवाजी पार्क रहने वाला है, जिसकी लड़की कल दिनांक 29/12/25 को सायंकाल 7-8 बजे खेल रही थी घर के बाहर। तो वहाँ कोई पक्की जगह होगी, खेलने फिरने से उसके सिर में चोट लगी गंभीर। वो अस्पताल लाए तो मृत हो गई। आज उसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई करके उस और वारिसान को सुपुर्द की जाएगी। हाँ, खेलते हुए कोई फिसल गया पैर वगैरह, कोई उसके माथे में सिर में कोई चोट लग गई गंभीर चोट। कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना 2027 की प्रारंभिक तैयारी के संबंध में 1 दिवसीय कैंप बैठक आयोजित हुई। इस दौरान ADM द्वितीय एवं जिला जनगणना अधिकारी योगेश डागुर ने अध्यक्षता की। उन्होंने जिला, तहसील, राजस्व, ग्राम, नगर और वार्ड सूचियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि समस्त प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं की पहचान एवं स्थिरीकरण कर उनके सही मानचित्र तैयार किए जाए। उन्होंने बताया कि जनगणना 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य संभवतः मई-जून 2026 में होगा। साथ ही द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना फरवरी मास 2027 में संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि यह भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना होगी, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगी। जनगणना से संबंधित समस्त कार्यों की निगरानी वेब पोर्टल के माध्यम से होगी। प्रत्येक जनगणना ब्लॉक 700 से 800 की जनसंख्या अथवा 150 से 180 परिवारों का होगा। उधर उप निदेशक डॉक्टर पुलकेश शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की, साथ ही पूरी रूपरेखा बताई। बैठक में अधिकारी लोकेश मीणा, ज्योति मीणा, नम्रता जैन और प्रियंका माथुर आदि की मौजूदगी रही। अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला मंगलवार को बिचपुरी स्थित प्लांटेशन कार्य का निरीक्षण करने पहुंची। इस गांव में सरकारी भूमि को प्रधानमंत्री कृषि तथा चारागाह विकास योजना से हरा भरा किया गया है। बंजर भूमि पर विकास कार्य को देखकर जिला कलेक्टर ने खुशी व्यक्त की। साथ ही यहाँ चंदन, अमरूद, मौसमी और आंवले आदि के पेड़ पौधों को देखा। उन्होंने विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि सरकारी जमीन पर खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन करवाकर बच्चों के लिए इसे विकसित किया जाए। उधर वाटरशेड योजना के अधिकारी प्रहलाद मीणा ने बताया कि यह कार्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल ग्रहण विकास एवं भू संरचना विभाग द्वारा 2022 में शुरू किया गया था। प्लांटेशन के दौरान लगे 2000 पौधों की सिंचाई ड्रिप पद्धति से करने के लिए सोलर पंप स्थापित है। उधर निरीक्षण के दौरान जल ग्रहण अधीक्षण अभियंता नरेंद्र मोथू, अधिशासी अभियंता प्रहलाद, नरेगा अधिशासी अभियंता नरेंद्र लखीवाल, सहायक अभियंता अनिल, JN विकास मानाराम और विकास अधिकारी राजबाला मीणा की मौजूदगी रही। उधर प्लांटेशन और संपूर्ण बगीचे की देखरेख के लिए गार्ड रतन लाल पवार को तैनात किया गया है। अलवर शहर और जिले में घना कोहरा अपना असर दिखा रहा है। सोमवार को शाम 7 बजे बाद गहरी धुंध छा गई। मंगलवार सुबह भी ऐसी ही स्थिति बनी रही। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम बनी हुई है। ऐसे में वाहन चालकों को घने कोहरे में चलना मुश्किल हो रहा है। अलवर का न्यूनतम तापमान भी औसतन 5 डिग्री बना हुआ है। साथ ही फसलों पर ओस जमा होने लगी है। ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव सेक कर सर्दी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को हल्की बारिश की संभावना जताई है। अगर बारिश होती है तो गलन और बढ़ जाएगी।
अलवर में सोमवार रात को तो विजिबिलिटी 30 मीटर के आसपास ही रह गई थी। मंगलवार सुबह भी 9 बजे तक यही स्थिति बनी रही। वहीं पूरी रात घना कोहरा छाया रहा। उधर बादलों की तरह कोहरा शहर के ऊपर छा गया। बाला किला की पहाड़ियों से इसे खूबसूरत नजारे के रूप में देखा गया। केवल बाला किला की पहाड़ियों की चोटी पर ही सुबह के समय धूप रही। यह दृश्य देखने के लिए काफी टूरिस्ट सुबह ही बाला किला पहुंच गए। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय से मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को पकड़ लिया है। एएसआई विजेंद्र सिंह यादव के अनुसार गत 13 नवंबर को रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स के पास एक डिलीवरी बॉय से 2 युवकों ने मोबाइल फोन छीन लिया था। पुलिस जांच के दौरान एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर ले चुकी थी, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा था। अब इस शातिर स्कीम 4 निवासी कपिल को भी दबोच लिया गया है। पुलिस ने कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। हाँ जी, एक आरोपी गिरफ्तार किया है जिसका नाम है कपिल उर्फ जगदम्बा उर्फ रणथंबा। पिताजी का नाम राजेश जाति स्वामी, निवासी स्कीम 4 पानी की टंकी के पास अलवर का रहने वाला है। इसने और इसके साथी ने 13 नवंबर को एक स्विगी कंपनी है जो डिलीवरी बॉय है, उससे एक मोबाइल छीना था। तो इसका जो साथी था उसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी इसको गिरफ्तार किया है। पर्यावरण प्रेमियों ने इस बात पर जोर दिया है कि अब अरावली पर्वतमाला के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि 100 मीटर तक ऊंचाई वाली पहाड़ियों के लिए खनन खोलने के खुद के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा के प्रभाव को लेकर स्वतंत्र अध्ययन का आदेश दिया है। सिद्धि के अनुसार अरावली संरक्षण की मांग को लेकर जन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अरावली की पहाड़ियां पूरी तरह सुरक्षित होने की तसल्ली न हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 20 नवंबर के अपने ही स्वयं के खुद के आदेश को और खुद के द्वारा सोमोटो कांग्रेस लेकर के कल वापस करके अरावली को जो संरक्षित किया, उसके लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का तो धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं। वहीं इस आदेश के बाद ये पोल खुल गई है कि सरकार कितने झूठ का सहारा लेकर, झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता को गुमराह करने की बात कर रही थी। माननीय केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, कि गलत तरीके से लोगों को इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि कल के उसने या साबित कर दिया कि सरकार एक तरफा किस तरह से मतलब सर्वोच्च न्यायालय जैसे को भी गुमराह करके और आम जन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई इन्होंने की। और ये इनके बहुत बड़ा वो लगा है, इनका बैक पे हैं। और इससे अब मैं केंद्रीय मंत्री जी से मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अरावली की वास्तव में ही आपको चिंता है और आपको अरावली में आप पैदा हुए, अरावली में आप पढ़े, के गोद में रहे और अरावली ने के ज़िले ने, अलवर ने आपको इतना बड़ा पद दे करके नवाजा है, तो आप अरावली की सेवा करें, ना कि अरावली के साथ भी माँ के साथ धोखा करना दुनिया का सबसे बड़ा कृत्य है। आप अरावली को संरक्षित करने के लिए आप घोषित करें कि अरावली की बहुत कह रहे थे कि अरावली के एक कण भी हम नहीं हटने देंगे, तो आप अरावली की सुरक्षित दोबारा जो समिति बन रही है उससे आप जो रिपोर्ट दें उसमें पूर्णतः अरावली की सुरक्षित करें। और मैं तो उस बात करना चाहता हूँ, अगर वास्तव में अरावली को परमानेंट सुरक्षित रखना है तो आप यूनेस्को हेरिटेज में अरावली को अपना नाम दर्ज करवाएं, क्योंकि दुनिया में सबसे पुरानी पर्वतमाला जो 2 अरब साल पुरानी पर्वतमाला 200 करोड़ साल पहले से निर्मित है, उसको भी अगर हम संरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि अरावली जो है 4 प्रदेश और 39 जिलों की लाइफ लाइन है। ये केवल एक पहाड़ नहीं है जिसको मेजरमेंट से या मीटर फीते से आप नाप सकते हो। ये नीचे समुद्र से लेकर के हमारी पृथ्वी जब से बनी है, अरावली तब से है जब पृथ्वी नहीं थी, हिमालय नहीं था, गंगा नहीं थी और हम और तुम नहीं थे। माननीय मंत्री जी, फिर आप उसका निर्णय कैसे कर सकते हो? उधर कांग्रेसी नेता हिमांशु शर्मा के अनुसार अरावली की पहाड़ियों के साथ छेड़छाड़ को लेकर कांग्रेस पार्टी एवं विभिन्न संगठनों द्वारा सख्त ऐतराज जताया गया। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आदेश पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में सभी वर्गों में खुशी व्याप्त है। आज बड़े हर्ष और खुशी का समय है कि कांग्रेस पार्टी ने और तमाम इस हिंदुस्तान के सामाजिक संगठन और प्रमुख रूप से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन और हमारे तमाम जो है सामाजिक संगठनों ने मिलकर जो अरावली के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, उस संघर्ष की जीत हुई है। क्योंकि सभी को पता है कि अरावली की अगर 100 मीटर की पहाड़ियों को अरावली नहीं माना गया था पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो सिफारिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हीं को ही मान लिया गया था कि 100 मीटर के खनन की मंजूरी दी जाती है। लेकिन इस भारी हिंदुस्तान का विरोध देखते हुए, राजस्थान में विरोध देखते हुए और मुख्य रूप से अलवर ज़िले में जो विरोध देखते हुए
हम लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम कराए गए उससे निश्चित रूप से पूरे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़े गौर किया है और अरावली के जो 100 मीटर पहाड़ी है उसको अरावली का ही टुकड़ा माना गया है और अपने ही स्थगन आदेश पर रोक लगा दी है। उसके लिए मैं तमाम हमारे हज़ारों और लाखों की तादाद में गांधी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता, मुख्य रूप से किशनगुंड विकास समिति, जीव जंतु कल्याण ट्रस्ट के लोग, श्री श्याम कला मंदिर के लोग, अरावली आर्टिस्ट अकादमी, महात्मा गांधी जीवा दर्शन समिति के तमाम पदाधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं, क्योंकि अगर ये रोक नहीं हटती तो करोड़ों की संख्या में हमारे वन खत्म हो जाते, हमारे पेड़ पौधे खत्म हो जाते और हालात बद से बदतर हो जाते, लोग अस्थमा का शिकार हो जाते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में जो हालात ख़राब होते जा रहे हैं, जिसमें AQI कितना बढ़ता हुआ जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता हुआ जा रहा है, उसी तरह हमारे प्रदेश में भी ये संभावनाएं हो सकती थी। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को बुधवार होने के कारण सरिस्का के जंगल में सफारी नहीं होगी। ऐसे में 2025 में मंगलवार को सरिस्का में आखिरी सफारी रही। इस दौरान बागिन ST9 को 500 से अधिक टूरिस्ट ने देखा। दिन भर में 1000 से अधिक सैलानी यहां पहुंचे। अब नए साल 2026 के पहले दिन 1 जनवरी को सफारी होगी, जिसके लिए बुकिंग जारी है। गौरतलब है कि सरिस्का का जंगल हर बुधवार को बंद रहता है। इस बार बुधवार 31 को है, इसलिए साल के आखिरी दिन सफारी नहीं हो सकेगी। एक दिन पहले टहला में टाइगर के 2 बड़े शावक की भी शानदार साइटिंग हुई थी। उधर DFO अभिमन्यु सहारण ने बताया कि नए साल के चलते व्यवस्थाओं के साथ ही टिकट विंडो पर भी अलग से कर्मचारी लगाए गए हैं। उधर कुछ सैलानियों ने बताया कि यहाँ का जंगल रणथंभौर से काफी अच्छा है। वहीं सरिस्का बाग परियोजना में नववर्ष को लेकर पर्यटकों की खासी चहल पहल नजर आ रही है। इसके अलावा सिलीसेड़ पर भी सैलानियों का तांता लगा हुआ है। शहर के नजदीक होने के कारण स्थानीय पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। नववर्ष 2026 को लेकर पर्यटकों में जोश देखने को मिल रहा है। सरिस्का बाग परियोजना की बात करें तो सरिस्का में अब नववर्ष को लेकर यहाँ आप भीड़ दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो अलवर जयपुर हाईवे जो मार्ग है यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है और रोड भी पूरी तरह जाम जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि अब नववर्ष आने को है। ऐसे में यहाँ टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जहाँ हम दिखाते हैं कि सफारी का दूसरी शिफ्ट है और इसमें बड़ी संख्या में यहाँ बड़ी मात्रा में पर्यटक पहुँच रहे हैं। किसान सभा ने रामगढ़ के साखला गांव में एक बैठक की। जिला संयोजक मुख्तार सिंह कर्नावल ने बताया कि इसमें केंद्र सरकार द्वारा पारित बीज विधेयक, बिजली विधेयक और नई 4 श्रम संहिताओं की आलोचना की गई। साथ ही अरावली बचाओ अभियान के लिए समर्थन जुटाया गया। इस दौरान काश्तकारों को किसान सभा की सदस्यता प्रदान कर नवीनीकरण भी किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता सरदार सतनाम सिंह ने की और संचालन सचिव बिट्टू सिंह ने किया। आज अखिल भारतीय किसान सभा की ग्राम सभा साखला की एक मीटिंग टीला के पीछे खेत में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारे वरिष्ठ साथी सरदार सतनाम सिंह जी ने की और जिस मीटिंग का संचालन ग्राम सभा के सचिव बिट्टू सिंह जी ने किया। मीटिंग के अंदर कई किसानों ने भाग लिया और खुलकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें बीज विधेयक 2025 और बिजली विधेयक 2025 की आलोचना की गई। उसके साथ ही जो नए 4 लेबर कोड बनाए गए हैं उसकी भी आलोचना की गई। इसके साथ ही जो ज्वलंत मुद्दा है अरावली बचाओ, उसकी भी चर्चा की गई, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करके और ये माना था कि 100 मीटर से जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उसे अरावली श्रृंखला में नहीं माना जाएगा। और ये आदेश आते ही सरकार ने आनन फानन टेंडर जारी कर दिए और खनन के लिए वो ठेकेदारों को उन्होंने वो अरावली के पहाड़ों को दे दिया था खुल्लम खुल्ला कि वो उसका खनन करें, जिसका पूरे देश में आक्रोश हुआ, विरोध हुआ और फिर दबाव में आकर कल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उस पर रोक लगाई। ये सारी बातों पर चर्चा हमारे अंदर हुई, किसानों की समस्याओं को नोट किया गया, जिसमें बिट्टू सिंह जी की समस्या ये रही कि अभी तक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इनको अनाज नहीं मिल पा रहा। बहुत ही गरीब परिवार से हैं और बड़ी मुश्किल से पालन पोषण कर पाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अनाज बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। इस समस्या को नोट किया गया कि इसका समाधान किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों से मिला जाएगा। अतः अपने यहाँ ग्रामों के अंदर या तहसील मुख्यालय पर जो भी भ्रष्ट आचरण हो रहा है और दलालों का जो चारों तरफ फैलाव है, चाहे वो
थाना हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, उन दलालों के जरिए जो गरीबों का काम नहीं हो रहा है और पैसे के जरिए ही काम हो रहा है, उसकी जमकर आलोचना की गई। अलवर के कंपनी बाग की दुर्दशा से लोग परेशान हैं। श्रमिक नेता तेजपाल सैनी ने बताया कि कंपनी बाग से मन्नी का बड़ की ओर आने वाले मार्ग पर 4 सूखे पेड़ मौजूद हैं, जबकि सुबह बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने आते हैं। ऐसे में हादसे का खतरा बना हुआ है। गौरतलब है कि कंपनी बाग में कुछ वर्ष पहले सूखा पेड़ गिरने के कारण नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर झालानी की मौत हो गई थी। सैनी के अनुसार मनुमार्ग और कलेक्ट्रेट के अलावा शहर में कई अन्य स्थानों पर भी सूखे पेड़ खड़े हुए हैं। ऐसे में प्रशासन को जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देना चाहिए। अलवर का जो प्रशासन है ये वास्तव में देखा जाए तो हादसों के इंतजार में रहता है। जब हादसे हो जाते हैं ना उसके बाद में ये कार्रवाई करते हैं। जब हादसे नहीं होते उससे पहले इनको कोई मतलब नहीं है। जनता की तकलीफ़ों से क्या दुर्घटना होंगी, क्या एक्सीडेंट वगैरह होंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी पिछले दिनों ही आप देखें शिवाजी पार्क में जब दुर्घटना हुई वहाँ 2-4 आदमी मरे, उसके बाद में डिवाइडर शुरू हुआ। ये डिवाइडर पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। जब अपने नक्शे में है, अपने कार्य में है, तो डिवाइडर पहले क्यों नहीं बनाया? अगर डिवाइडर पहले बनता तो ये एक्सीडेंट नहीं होते। इसी प्रकार भवानी तोप पर भी देखिए सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उसके बाद में वो एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में पूरा प्रशासन पहुंच गया। भाई कहाँ कमियां हैं कहाँ नहीं है उसको बाद में देखते हैं, पहले क्यों नहीं देखते? अगर पहले ही देखे तो ये दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। इसी प्रकार जो आजकल स्पीड ब्रेकर भी जो बनाए जा रहे हैं वो एक्सीडेंट को कम करने के लिए बनाए जा रहे हैं, परंतु जो स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं वो जिंदगी को रोकने के लिए बन रहे हैं। कई एक्सीडेंट हो गए, मोटरसाइकिल से जो चालक आते हैं वो अचानक गिर रहे हैं और मौत के घाट उतर रहे हैं। अभी 10 दिन 15 पहले एक युवक था, वो मोटरसाइकिल से उछल करके गिरा, चबूतरे पे गिरा और चबूतरे पे गिरने से उसकी मौत हो गई। पहले शिवाजी पार्क उसमें अपने तिजारा रोड पर भी एक महिला पीछे बैठी हुई थी, वो स्पीड ब्रेकर पे गिरी, उसकी मौत हो गई। तो इस प्रकार के जो स्पीड ब्रेकर भी बन रहे हैं वो आम आदमी की जिंदगी को रोकने के लिए बन रहे हैं। पहले भी कंपनी बाग में पहले भी एक कंपनी बाग में एक पेड़ गिरने से अपने झालानी जो डॉक्टर थे उनका भी एक्सीडेंट हुआ था पेड़ गिरने से। अभी जो 4 पेड़ है कंपनी बाग पर है, इधर मेन रोड है कंपनी बाग के, इधर मन्नी का बड़ जो आ रहा है वो मेन रोड है। दूसरी ओर वहाँ अंदर पार्क में भी आप देखें तो पार्क में भी जो घूमने की पट्टी है वो बनी हुई है, उस पर भी लोग भाग जाते हैं। केवल एक दीवार का ही फासला है दोनों बीच में, इधर भी एक्सीडेंट हो सकता है और उधर भी एक्सीडेंट होता है। एक पेड़ तो ऐसा है जिसमें पीपल का पेड़ ही उग रहा है, और जैसे जैसे पीपल का पेड़ बढ़ेगा तो वो पेड़ भी अपनी नेचुरल जगह से जाएगा, तो जब जाएगा तो वो पेड़ गिरेगा। वो कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है। इस प्रकार के अपने मनु मार्ग पर भी एक पेड़ सूखा हुआ है, तो प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे अलवर शहर का प्रशासन तो बिल्कुल फेलियर प्रशासन अगर हम कहें तो ज़्यादा बेहतर स्थिति है, क्योंकि प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार से जो हादसों का जो इंतजार देखता है प्रशासन। राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा ने मंगलवार को प्रताप ऑडिटोरियम में वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया। कार्यक्रम में अग्रज पेंशनरों का सम्मान और स्मारिका उड़ान का विमोचन भी हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व आईपीएस महेश भारद्वाज रहे, जबकि अध्यक्षता पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ने की। कार्यक्रम में अजमेर और भरतपुर जिले के पेंशनर समाज के अध्यक्ष सहित हजारों पेंशनर्स उपस्थित रहे। वहीं अलवर जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा के अनुसार इस दौरान 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 150 पेंशनर्स को सम्मानित किया गया। वहीं 90 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 21 पेंशनर सहित 100 वर्ष की आयु वाली एक महिला पेंशनर्स का भी अभिनंदन हुआ। आज वार्षिक अधिवेशन और अग्रज पेंशनर्स का सम्मान, साथ ही स्मारिका उड़ान का विमोचन कार्यक्रम समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है और करीब इस समय 1000 लोग इस स्टेज प्रताप ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के श्री महेश जी भारद्वाज आईपीएस और साथ ही अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर सिंह जी, अजमेर अध्यक्ष, भरतपुर अध्यक्ष और अन्य लोग यहाँ पर पधारे हैं। इसमें 150 तो 75 वर्ष के पेंशनर को सम्मान हुआ है और 21 जो है 90 साल के पेंशनर और एक महिला 100 साल की, जिसका सम्मान किया गया। और इसके साथ ही अन्य प्रतियोगिता भामाशाहों का, इधर पत्रकारों का, इसके साथ ही दूसरे जो लोग यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया उनका सम्मान किया गया। रावण प्रतियोगिता का ये कार्यक्रम बड़ा भव्य है और इसमें अभी हाल ही में स्वागत गीत और जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जिस विद्यालय छात्राओं ने, उनको भी सम्मानित किया गया और सभी लोग यहाँ पर अपने विचार रख रहे हैं। मैं मधुसूदन शर्मा, जिला अध्यक्ष अलवर। राजस्थान एथलेटिक्स संघ की ओर से 31 दिसंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता होगी। इसकी मेजबानी जिला एथलेटिक्स संघ की सिलेक्शन कमेटी कर रही है।
प्रतियोगिता के आधार पर राज्य टीम का चयन भी किया जाएगा। सोमवार को स्टेडियम में आयोजित पत्रकार वार्ता में कमेटी के समन्वयक कैप्टन उमराव लाल सैनी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के 30 जिलों से करीब 700 खिलाड़ी भाग लेंगे। उधर इस दौरान पुरुष, महिला, बालक और बालिकाओं की दौड़ विभिन्न आयु वर्गों में आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप के जरिए स्टेट टीम का चयन किया जाएगा, जो आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा गया। सभी को चेस्ट नंबर दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में लगभग 30 जिलों की टीम आ रही है। एक जिले से 32 खिलाड़ी खेल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो लगभग 700 से 800 खिलाड़ियों की यहाँ आने की उम्मीद है। राजस्थान राज्य क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में 30-31 तारीख को होने जा रहा है। 30 तारीख को सभी टीमें आएंगी, उनकी मैनेजर, कोचेज और जो बाहर से आए हुए अधिकारी और निर्णायकों उनकी मीटिंग होगी। और जो टीमें आएंगी उनको बिब नंबर, चेस्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और 31 तारीख को दौड़े जितने भी हैं सब 31 तारीख को सुबह होंगी। दौड़ 8 बजे से शुरू करेंगे। पहली दौड़ 20 से ऊपर जो महिला और पुरुष हैं उनकी 10 किलोमीटर रेस शुरू होगी। उसके बाद में 2 किलोमीटर की रेस शुरू होगी और सारी रेस सीक्वेंस से शुरू करके करीब 10:30 से 11 बजे सभी रेसें खत्म कर दी जाएंगी। इसमें मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी मुख्य अतिथि और संजय शर्मा जी द्वारा अध्यक्षता करेंगे। और आयोजन समिति के अध्यक्ष माननीय रामेश जी जो आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी देखरेख में टूर्नामेंट हो रहा है। इनकी सारा जो भी ये चैंपियनशिप का सफल आयोजन हो, इसके लिए भाई साहब ने से हमारी पूरा मीटिंग हो गया है। स्काउट गाइड स्थानीय संघ से स्काउट मास्टर सौरभ शर्मा राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान पंचमढ़ी पहुंचे। सहायक लीडर ट्रेनिंग कोर्स के लिए उन्हें स्थानीय संघ सचिव अनूप सिंह यादव ने रवाना किया। गौरतलब है कि सौरभ शर्मा का हाल ही में मध्य रेलवे में चयन भी हुआ है। वह इस प्रशिक्षण के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मूलचंद डीगवाल ने कहा है कि अरावली को बचाने के लिए राजस्थान सरकार शानदार काम कर रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में ऐतिहासिक पौधरोपण किया गया है। अवैध खनन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। डीगवाल ने आरोप लगाया कि पिछली गहलोत सरकार के समय अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के साथ ही पूरे जिले में अवैध खनन किया गया था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेता अवैध खनन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरावली में किसी भी कीमत पर अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। मैं आज अलवर ग्रामीण विधानसभा के क्षेत्र घेगोली गांव में हूं और आज मैंने यहां देखा तो जो अवैध खनन चल रहा था वो पूर्ण तरह बंद है। मैंने कई लोगों से यहाँ ग्रामीण में बात भी की है तो कह रहे हैं साहब काफ़ी समय से हमने अवैध खनन बंद कर रखा है। जब से बीजेपी सरकार आई है तो बीजेपी सरकार ने बहुत सख्ती की है अवैध खनन के पे। तो मेरा मानना है कि जो ये कांग्रेस पार्टी सारे राजस्थान में हल्ला मचा रही है, अरावली पर्वतमाला को छेड़खानी कर रहे हैं, अरावली पर्वतमाला में लीज दे रहे हैं। तो जब जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम लोग अवैध लीज पर सख्ती से कार्रवाई हमारी सरकार करती है। आज उसी क्रम में मैंने आके यहाँ देखा है कि हमारे यहाँ कोई भी खान, आसपास के मैंने सारे खान जाके देखे हैं तो कोई खान स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर ये स्थिति अगर कांग्रेस सरकार होती तो बड़ी संख्या में लोग अवैध खनन यहाँ करते। मैं एक बार कहूँगा सारे दिखाओ कि हमारी सारी खानें बंद हुई पड़ी हैं। सर, अरावली पर्वतमाला को लेकर कांग्रेस पार्टी काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं ने भी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है और बयानबाजी जारी है। आप भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी अरावली बचाने और पर्यावरण बचाने का जो नाटक राजस्थान प्रदेश में कर रही है वो लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रही है। हमारी पार्टी की आज सरकार है। पिछले 2 वर्षों में आप देखोगे अरावली पर्वतमाला में जो जो अवैध खनन हो रही थी वो लगभग पे प्रतिबंध हमारी पार्टी ने लगा दिया है।
आप जाके देखोगे हमारी सरकार ने सख्ती से इन लोगों के साथ जो अवैध खनन पे कार्य किया है। अभी मैं 3-4 जगह गया हूँ तो वहाँ खाने पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन उल्टे जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ये लोग कांग्रेस के समर्थित लोग, टीकाराम जूली के चाहने वाले लोग, गहलोत को चाहने वाले लोग, इनके लोग ही अवैध खनन में ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। लगातार 5 साल अवैध खनन की पहाड़ों का दहन किया। हमारे यशस्वी आदरणीय सांसद श्री भूपेंद्र जी ने जो पर्यावरण के लिए काम किए, हमारे जो मंत्री संजय शर्मा जी है जो पर्यावरण के काम लिए किए हैं, शायद आज तक इतने पौधे और इतने पेड़ शायद आज तक जीवन में 2 वर्षों में जो लगे हैं, शायद पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उसमें नहीं लगे होंगे। हमारी पार्टी पर्यावरण के प्रति सजग है, हमारी पार्टी पर्यावरण को अरावली बचाने के लिए प्रति संकल्पबद्ध है। लेकिन इनकी गहलोत सरकार जब आई, अगर अलवर ग्रामीण की मैं बात करूं तो अलवर ग्रामीण को मंत्री जी को चाहने वाले लोग, चाहे वो शिवलाल प्रधान हो, चाहे और के कई लोग हों, चाहे घेगोली की बात करूं, कांग्रेस के समर्थित लोग, और भटेसरा की उसकी जट्टाना की बात करूं तो कांग्रेस से समर्थित लोग, जूली के समर्थित लोग और पार्टी के समर्थित लोग ही अवैध खनन में ज़्यादा लिप्त हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह है कि हमारी पार्टी इस अरावली पर्वतमाला को बचाने के प्रति संकल्पबद्ध है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के प्रति हमारी पार्टी और हमारी सरकार, हमारे माननीय दोनों मंत्री महोदय बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।
अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार पांडुपौल हनुमान जी मंदिर के सिलीबेरी गेट को श्रद्धालुओं और आमजन के लिए बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार को भक्त और भगवान के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सिलीबेरी गेट को फिर से खोले जाने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जूली ने बताया कि पांडुपौल हनुमान जी का मंदिर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सिलीबेरी गेट वर्षों से सुविधाजनक मार्ग रहा है, लेकिन इस गेट को बंद कर देने से वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों और बीमारों को दुर्गम मार्ग से लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है। जन जन की आस्था के प्रतीक पांडुपौल हनुमान जी के सिलीबेरी गेट से सैकड़ों गांवों के हजारों श्रद्धालु शनिवार और मंगलवार को जाते हैं, लेकिन यहाँ 20 मई मंगलवार को यह गेट बंद हो गया था, जिसका विरोध प्रदर्शन हुआ। तब जाकर संजय शर्मा ने उसको खुलवाया, जो 14 जून को फिर से शुरू हुआ है और अब यह 1 महीने से सिलीबेरी गेट बंद है। इसको खुलवाने के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। अब देखना है कि श्रद्धालुओं के साथ जो परेशानी यह हो रही है कि सैकड़ों गांवों के लोग सिलीबेरी गेट से हनुमान जी पांडुपौल के नहीं जा पा रहे हैं, जिनको सदर गेट से जाना पड़ रहा है। अब देखना है कि यह गेट सिलीबेरी वाला श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुलता है या नहीं, या ऐसे ही बार बार श्रद्धालुओं के हृदय पर चोट होती रहेगी। मैं अवधेश सिंह टेल न्यूज। गौरतलब है कि गत 20 मई को सिलीबेरी गेट बंद किया गया था, लेकिन 14 जून को धरना प्रदर्शन के बाद मंत्री संजय शर्मा ने खुलवा दिया था। रणथंभौर में टाइगर द्वारा हमला कर बालक को ले जाने की घटना के चलते यह गेट बंद किया गया था।
वहीं अब पिछले माह फिर से सरिस्का प्रशासन ने सिलीबेरी गेट को बंद कर दिया है। इस वजह से पांडुपौल हनुमान जी मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। माधोगढ़ ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के तहत लगाए गए नलों से दूषित पानी आ रहा है। ग्रामीण सुखराम पोसवाल ने बताया कि इनका रखरखाव सही ढंग से नहीं होने के कारण नलों में पानी के साथ गंदगी आ रही है। संबंधित विभाग को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जो कि हमारे यहाँ जल जीवन की जो बोर लगाई है, मशीन लगाई गई है, उस मशीन का आज तक ना तो कोई रखरखाव करता है, ना कोई देखरेख करता है। नयन महोदय से निवेदन करता हूँ या सरपंच महोदय से भी निवेदन करता हूँ, तो वो कहते हैं हमारे पास 1 रुपये का शुल्क इसमें लगाने के लिए नहीं है, जो हम निजी पैसों से इसका रखरखाव करते हैं। दूसरा सबसे मोटी समस्या ये होगी कि हमारे यहाँ कोई टूट फूट हो जाती है, या हमारे यहाँ जल जीवन मिशन का जो पाइप लग रहा है, उस पाइप में आधे में इतनी ज़्यादा गंदगी आ रही है जो बदबू मारता है पानी, ना उसको कोई देखने आता है, ना उसका कोई रखरखाव है, ना उसका कोई मेजरमेंट का ध्यान रखा कर जाता है, और सब अपने अपने बचाव में लगे हुए हैं, जो सरपंच या कोई भी कार्यकारी एजेंसी। अकबरपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत 2 एनीकेट बनाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने निरीक्षण किया। उन्होंने मोहब्बतपुर ग्राम पंचायत में विकास कार्य भी देखे। गौरतलब है कि काली खोल बरसाती नाले में एनीकेट बनाए जा रहे हैं, जिससे पानी का संचय हो सके। उधर जिला कलेक्टर के अनुसार यहां वर्ल्ड विजन CSR द्वारा श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है। साथ ही मोहब्बतपुर में चारागाह विकास कार्य का जायजा लिया गया। इस दौरान विकास अधिकारी आर्थिक गुप्ता, अतिरिक्त विकास अधिकारी पप्पूराम यादव, हंसराज, ग्राम विकास अधिकारी गुड्डी मीणा, अनीता मीणा एवं सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल आदि उपस्थित रहे। आज मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत MJSA 2 के तहत कुछ कामों को देखने का निरीक्षण किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है राज्य सरकार का, जिसमें पानी के संग्रहण के काम देखे जाते हैं। तो आज यहाँ पे वर्ल्ड विजन द्वारा CSR से अपने जिले में एक बहुत ही अच्छा पानी का काम हो रहा है। यहाँ 2 एनीकट्स उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। इनको देखने के लिए मैं यहाँ आई थी। इसके पहले बिचपुरी ग्राम में एक बहुत ही PMKSY का अच्छा वर्क था, जो कि चारागाह विकास का था। उसमें हमने और भी प्लानिंग की है कि कैसे चारागाह विकास के साथ साथ वहाँ एक अच्छा सा रनिंग के लिए ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक अलोंग विथ सोलर, अलोंग विथ बैठने की जगह, इस तरह का एक समुचित सा कुछ डेवलप करना चाहते हैं। आगामी साल में यही फोकस रहेगा जिला परिषद का भी, वाटरशेड का भी, कि जो भी PMKSY और MJSA के काम है वो क्वालिटी बेस्ड हो, बहुत ही उनमें गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए। सड़क के आसपास अच्छे चारागाह विकास कार्य, उनमें सोलर की ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता, ऐसी चीजों पे फोकस। उमरैड में विद्युत निगम सहायक अभियंता कार्यालय की ओर से सभी सरकारी विभागों के दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर स्मार्ट मीटर लगाया गया। इस दौरान वीनस कंपनी से आए कर्मचारी मौजूद रहे। उधर विद्युत कर्मी फूल सिंह प्रजापत के अनुसार स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को कोई समस्या नहीं आएगी, वहीं इसमें रीडिंग ऑनलाइन रहेगी। ये अकबरपुर में अभी तो स्मार्ट मीटर है, जो अपने सरकारी भवन है, सरकारी ऑफिस है, उनमें लगाया जा रहा है, स्कूल है। तो वैसे तो सर ये स्मार्ट मीटर है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ये ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। इसमें रीडिंग वगैरह भी ली जाती है? कोई रीडिंग तो वही है, ऑनलाइन ही होगी, इसमें ऑनलाइन बिल निकलेगा इसमें। अच्छा, मान लो किसी उपभोक्ता का खराब हो जाए या हो जाए तो वो क्या दर्ज कराएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे, उसके बाद शिकायत दर्ज करवाने के तुरंत बाद बदल देंगे। तो पहली बात तो इनमें ऐसी कोई शिकायत आएगी नहीं, कंपनी के ही है। हाँ, कंपनी के मीटर है, वैसे बढ़िया मीटर है, बता रहे, ऐसी कोई शिकायत आने की चांस है नहीं इसमें। अकबरपुर विद्यालय के सामने शिवालय में पौष पड़े का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान भक्त सत्यनारायण पटेल, पप्पूराम शर्मा, नंदकिशोर और राम अवतार आदि की मौजूदगी रही। साथ ही सभी को प्रसाद वितरण किया गया। पौष माह में हर वर्ष यह कार्यक्रम किया जाता है। साथ ही भगवान के समक्ष भोग अर्पित किया गया। केंद्रीय विद्यालय को रैनी के दलालपुरा गांव में शिफ्ट करने के विरोध में आंदोलन को देखते हुए ADM प्रथम राजगढ़ पहुंचे। उन्होंने आवाज मंच के एक प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए उपखंड कार्यालय बुलाया। सोमवार की शाम हुई यह वार्ता विफल रही। उधर डॉक्टर सर्वेश सैनी ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के लिए दलालपुरा गांव में किए गए भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग रखी गई। उधर ADM के अनुसार आम नागरिकों द्वारा दिए गए नए प्रस्ताव के आधार पर जमीन का निरीक्षण करवाया जा रहा है। भूमि के नवीन आवंटन को लेकर सहानुभूति पूर्वक विचार हो रहा है। आज राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को लेकर जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई थी। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नए प्रस्ताव दे रहे हैं आम नागरिक, उस पर हम जमीन दिखवा लें
और केंद्रीय विद्यालय और वन विभाग और DTP से चर्चा करके उसमें हम आगे बढ़ें। तो इन्होंने क्या डिमांड रखी थी? इनकी मुख्य मांग अभी यह है कि वो उस पूर्व जो आवंटन सुरक्षित किया जाए और नवीन आवंटन पे आगे बढ़े। तो हम नवीन आवंटन को करने के लिए तैयार हैं, उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन को। उधर इस मौके पर संजय खंडेलवाल, राजेश शर्मा, अजय दीवान, अशोक शर्मा, बसंत गुप्ता, मुन्ना, एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा, भगवान साय सैनी, SDM सीमा मीना, तहसीलदार कल्याण साय मीना और कोतवाल रामजी लाल मीना आदि मौजूद रहे। आज राजगढ़ SDM साहब का मैसेज था, मैडम का ADM साहब आए हुए हैं, तो उनसे आज 11 प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, जिसमें राजगढ़ के सभी समाजों के और सभी संगठनों के लोग थे। और हम रास्ता, क्योंकि आगे से मैसेज था तो हम भी चाहते हैं कि रास्ता निकले और KVS के लिए जो पूरा शहर परेशान है, वो परेशानी की जो आम आदमी परेशान है, कल से सब्जी मंडी बन जाए तो ख़त्म हो। तो बातचीत से ओवरऑल ये लगा वहाँ कि प्रशासन शायद लेट तैयारियों में आया। आज केवल उन्होंने बात ये की कि हम केंद्रीय विद्यालय समिति से बात करते हैं, उनको बुलवाते हैं, उनमें समय लगेगा। लेकिन ये तैयारियां अगर SDM साहब पहले से ब्रीफ करती अलवर कलेक्ट्रेट को कि साहब इस तरह से बाज़ार बंद है, ये तैयारियां 5 दिन पहले से होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। आज 6 दिन बाद जब बाज़ार बंद है और ADM साहब कह रहे हैं कि आज हम मैसेज करते हैं केंद्रीय विद्यालय की टीम को और दिखवाते हैं, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो मेरे हिसाब से दुखद है। पहले दिन जब बाज़ार बंद हुए थे तो समझना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी पहले दिन से ही। आपकी क्या मांगे थी? क्या हमारी मांग इतनी सी है कि हमें चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय दलालपुरा से जो ज़मीन अलॉट की है वो निरस्त हो और उसके बाद आश्वासन मिले। राजगढ़ का जो 6ठे दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें समझौता वार्ता के लिए माननीय ADM साहब अलवर से पधारे थे और ADM साहब ने उपखंड कार्यालय के अंदर एक हमारी 11 सदस्यीय सर्व समाज की टीम को वहाँ बुलाया और वार्ता की। लेकिन मुझे नहीं लगा कि ADM साहब वार्ता के लिए आए और इस धरना प्रदर्शन जो चल रहा है उसको समाप्त कराने के लिए उनको कोई बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जो बात करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। पता नहीं उनका क्या सोच था और किस तरीके से वो बात करना चाह रहे थे। ये पूरी जो हमारी समिति थी उसके ये समझ में ये नहीं आया कि ये हम सब चाहते क्या है, क्योंकि उन्होंने जो सर्व समाज आज पूरा राजगढ़ इस आग में जल रहा है उसको आग में झोंक कर और वो केवल हमारे इसकी जो KV को वही दलालपुरा के अंदर ही वापस खुलवाना चाह रहे हैं। हमने सबसे पहले उनसे मांग की थी कि जो हमारे KV को आपने दलालपुरा के अंदर स्थापित किया है, वहाँ ज़मीन अलॉटमेंट की है, सबसे पहले आप उस ज़मीन को कैंसिलेशन के ऊपर लेके आओ, पेपर्स में लेके आइए। लेकिन वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो केवल यही बात पे अड़े रहे कि केवल आप तो ये बताइए धरना समाप्त कब कर रहे हो। तो मैं ADM साहब से ये पूछना हमने चाहा कि आप धरने समाप्ति की बात क्यों कर रहे हैं। आप बात उसकी कीजिए जो राजगढ़ की जनता चाह रही है, राजगढ़ का KV राजगढ़ के अंदर खुले। उधर मंगलवार को 7वें दिन भी राजगढ़ कस्बे के बाजार बंद रहे। वहीं आवाज मंच के प्रतिनिधि मुकेश जैमन चौथे दिन भी आमरण अनशन पर कस्बे के गोल सर्किल पर बैठे रहे। मंगलवार से दिनेश प्रधान और श्रीराम सैनी भी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके साथ कई अन्य लोगों ने 24 घंटे का क्रमिक अनशन किया। साथ ही सब्जी मंडियां अनिश्चित काल के लिए बंद है। इसके अलावा रात्रि को धरना स्थल पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। साथ ही 18 अभिभाषक 24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठे। जैमन ने बताया कि लगातार आंदोलन के बावजूद समाधान निकालने के बजाय प्रशासन किसी प्रकार से यह आंदोलन समाप्त करवाना चाहता है। वहीं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के सचिव पप्पूराम मीणा ने भी आवाज मंच को समर्थन दिया है। उधर एडवोकेट अशोक पटेल के अनुसार अभिभाषक भी आंदोलन के साथ है और जरूरत होने पर प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार होगा। एडवोकेट मनोज जैमन और अन्य वकीलों ने भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जी आज जो राजगढ़ आवाज मंच पर हम विराजमान है, ये KVS स्कूल के लिए लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन जो कर रहे हैं सिर्फ KVS के लिए कर रहे हैं, क्योंकि KVS जो स्कूल है दलालपुरा में जो राजनेता हैं वो ले जा चुके हैं। हम उस राजनेताओं से वापस इस KVS स्कूल को राजगढ़ में लाने के लिए काफ़ी अनुरोध और प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी राजनेता की जून नहीं रही है और राजनेता जो है अभी तक अपनी हट धर्मिता पर अड़े हुए हैं। हम भी पूरा राजगढ़ उपखंड राजगढ़ नारी शक्ति मात्र माँ बहनें सब इकट्ठे होकर निवेदन कर रहे हैं। मैं अशोक पटेल एडवोकेट राजगढ़, ये राजगढ़ आवाज मंच की ओर से जो KVS विद्यालय के लिए आंदोलन किया जा रहा है वो राजगढ़ का अधिकार है और वो अधिकार प्राप्त करने होता है, क्योंकि राजगढ़ के लिए खोला गया है। सारा वकील समुदाय इनके साथ है। अगर ऐसी परिस्थिति और ये अगर प्रशासन ने या सरकार द्वारा नहीं किया गया तो पूरे वकील
एकजुट होकर पूरे राजस्थान को ही बंद करने का प्रयास करेंगे। सारे पूरे राजस्थान में अधिवक्ता समुदाय 1 दिन 2 दिन 5 दिन लगातार वर्क सस्पेंड करेंगे। मैं अभिभाषक मंडल राजगढ़ की ओर से मैं एडवोकेट मनोज कुमार जैमन, राजगढ़ अभिभाषक मंडल संपूर्ण रूप से राजगढ़ आवाज़ मंच के द्वारा जो KVS का जो मुद्दा उठाया गया है उसके साथ है और हमारे समस्त अधिवक्ता आज के क्रमिक अनशन पर विराजमान है। और आज के ही नहीं, राजगढ़ अभिभाषक मंडल इस आवाज़ मंच के साथ और इस केंद्रीय विद्यालय की मांग के हर पहलू के साथ है। जब जहाँ आवाज़ मंच को राजगढ़ अभिभाषक मंडल की आवश्यकता महसूस होगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। केंद्रीय विद्यालय को लेकर जो राजगढ़ में आंदोलन चल रहा है पिछले 1 माह से, और आज राजगढ़ अनिश्चितकाल बंद पर है। आज 7वां दिन है, मेरे आंदोलन का 4था दिन है। इस सब के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से हमारा समाधान निकालने की कोई पहल नहीं हुई, बल्कि प्रशासन का जोर जो है सारा इस बात पर है कि किसी प्रकार से ये आंदोलन समाप्त कर दिया जाए। और इसके लिए कल दिन से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और हमें भी जानकारी मिल गई थी कि पुलिस प्रशासन के लोग मुझे ज़बरदस्ती बिना तथ्यों के आधार पर मेडिकली अनफिट दिखाकर मुझे वो उठा सकते हैं। मैं सुंदरलाल बैरवा, एडवोकेट राजगढ़ आवाज़ मंच से कि जो KVS के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये धरना प्रदर्शन राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था उसके लिए चल रहा है, जिसको राजनेताओं के द्वारा मिली भगत से दलालपुरा में स्थानांतरित कर दिया गया। अब हम ये चाहते हैं कि वहाँ से वो जो स्थानांतरित किया गया है वो निरस्त हो और राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खुले, राजगढ़ के एरिया में केंद्रीय विद्यालय खुले। इसके लिए हम समस्त अधिवक्तागण राजगढ़ आवाज़ मंच के साथ हैं और जो भी मुकदमे हुए उनको हम अपने जेब के खर्चे से लड़ेंगे। बड़ौदा मेव के रत्न कुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में भागवत कथा के दौरान मंगलवार को रुक्मणी मंगल का संवाद सुनाया गया। इस अवसर पर राधा कृष्ण की सुंदर झांकी भी दिखाई गई। साथ ही कथा के दौरान महिला पुरुषों ने भजनों पर नृत्य किया। यह कथा 31 दिसंबर तक रोजाना दोपहर 12:15 से शाम 4 बजे तक है। श्री श्याम सखा मंडल समिति के आयोजन में सिवनी मालवी से आई आचार्य अनन्या शर्मा कथा वाचन कर रही हैं। के द्वारा पूर्ण दीदी का स्वागत किया जा रहा है, पगड़ी पहनाकर। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे रानी। खैरतुल रेलवे स्टेशन के पास आश्रम एक्सप्रेस की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की उम्र 25 से 30 साल के मध्य थी। जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल भिजवाया है। साथ ही परिजनों की तलाश जारी है। और अब खबर तिजारा से, जहां संचालित गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज को हिंगवाड़ा या लुहादेरा में शिफ्ट करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध हो रहा है। एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नागरिकों ने तिजारा SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के अनुसार कॉलेज शिफ्ट होने से छात्राओं को आवागमन में परेशानी होगी। इसके अलावा हिंगवाड़ा और लुहादेरा जैसे गांवों के लिए आवागमन के पर्याप्त साधनों एवं अन्य सुविधाओं का भी अभाव है, जबकि तिजारा में कॉलेज रहने से हजारों छात्राओं को उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर व्यापार महासंघ अध्यक्ष गुलशन गुप्ता सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि कृष्णा सैनी, मोनू वाल्मीकि, शोभाराम नटू, लक्ष्मीकांत गुप्ता, पवन जैन एवं राकेश सोनी आदि मौजूद रहे। उनके प्रकरण जो है वो भी अगर राज्य सरकार के द्वारा मंशा ये कही जाएगी कि भाई और भी प्रस्ताव प्रकरण भेज दिए जाए, उनको भी हम भेज देंगे। अंतिम निर्णय हम नहीं करते। इसमें मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये जो हमारा कन्या कॉलेज वाला जो मामला है, इसमें अंतिम निर्णय ना तो मैं कर सकता हूँ, ना ही कलेक्टर साहब कर सकते हैं। DC स्तर पर निर्णय होना है एवं राज्य सरकार के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो इसमें वो अंतिम रूप से क्या लेते हैं सर, वो अंतिम 1 मिनट मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, वो अंतिम रूप से क्या निर्णय लेते हैं वो बात की बात है। मैं उस पर हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। मेरा काम है भूमि का चिन्हीकरण करना और यहाँ की संभावनाएं और विकल्प उनको उपलब्ध करवाना। देखिए, पहले तो ये हमारा कॉलेज 25,000 की जनसंख्या तिजारा में है। इसे लगते हुए मालियर जट खलीलपुरी सारे इधर के हमारा नीमली से लेकर रूबास हमीराका तक के जो एरिया है तिजारा शहर, और पहले सालेडा में खोलने का प्रस्ताव था, लेकिन जब 6 महीने लगभग 6 या 8 महीने से लगातार कॉलेज हमारा लड़कियों का यहाँ के लिए हुआ और चल रहा है। ज़मीन आवंटन का काम नगर पालिका के द्वारा पूरा किया जा चुका है। सालेडा से हटाया
तो उसके बाद हिंगवाड़ा का नंबर आ गया, फिर लोहादेरा। लेकिन हमारे साथ ये दुबात क्यों? हमको डरा डरा के, बाकी हम डरने वाले नहीं है, लेकिन डरा डरा के आप वोट ले लो और वो डरा डरा के कह दो कि नहीं जी वो मेवात क्षेत्र में रहेगा, इसलिए बेटियों को वहाँ ले जाना पड़ेगा। जैन मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ पर जगह आवंटन की गई है। वहाँ पर ITI कॉलेज पहले चल रहा है। कृषि महाविद्यालय जब हसनपुर में है तो यहाँ तिजारा सिटी में आपने कॉलेज क्यों नहीं? हमारी सभी बेटियाँ वो किधर की भी आए, चाहे वो भिंडूसी से आए या घेंडकर से आए या आगे माजरी से आए, किसी क्षेत्र से आए, तो ये एक सेंटर है, सब सुविधा है, हॉस्पिटल है, कपड़े खरीदने या कोई सामान खरीदना, किताबें खरीदना, तो ये सब सुविधाएं। और सुरक्षा के लिए थाने हैं, DSP ऑफिस SDM कार्यालय, तहसीलदार हैं, तो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी ये होना चाहिए। तो मेरा सबसे आग्रह है कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये यहीं पर वाजिब, और हमने इसके लिए आज ज्ञापन सौंपा है कि किसी भी परिस्थिति में इसको बदला नहीं जाएगा। जो है हमें मिलिए तो हमको मिलेगा, हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज ठेके के सफाई कर्मचारियों ने भिवाड़ी नगर परिषद गेट पर प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने परिषद का मुख्य गेट भी बंद कर दिया। साथ ही परिषद प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मियों का कहना है कि वेतन को लेकर ठेकेदार बार बार टालम टोल कर रहा है। पुराने ठेकेदार का अनुबंध समाप्त होने और नए ठेकेदार के आने के बावजूद करीब 170 कर्मचारी अब भी अपने बकाया वेतन के लिए परेशान हैं। उधर नगर परिषद आयुक्त मुकेश चौधरी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से वार्ता की। उनके आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। हमारी सैलरी नहीं हुई। कितने दिन से? 2 महीने से। 2 महीने से पैसे नहीं मिले? नहीं मिले। कितने आदमियों के पैसे रुके हैं? हमारे घने आदमी हैं, लगभग 170। कमिश्नर से मिले हैं क्या आप? मिले, वो तो ये कह रहा है कि हमें, हमारे कहे से तुम क्या लगे थे क्या, ठेकेदार को पकड़ो। हाँ। ठेकेदार ने क्या आश्वासन दिया है अभी आपने? कुछ नहीं दिया, अभी कुछ नहीं दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के दूसरे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अलवर में भी उत्सव होगा। इस मौके पर बैंड बाजे के साथ विशाल ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। पुजारी महासंघ से जुड़े पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि इस उपलक्ष्य में 31 दिसंबर को ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। आचार्य राजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है। बुधवार को सुबह 11 बजे त्रिपोलिया स्थित गणेश मंदिर से भगवा ध्वज यात्रा बैंड बाजे के साथ प्रारंभ की जाएगी। साथ ही अवैध समाज में सामूहिक रूप से संगीत में हनुमान चालीसा के पाठ होंगे। दूसरा स्थापना दिवस राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से कल श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि कल प्रातः 11 बजे से त्रिपोलिया गणेश मंदिर पर ध्वजाओं का पूजन करते हुए डीजे बैंड के साथ में वो ध्वज यात्रा बजाज बाजार, होप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार होती हुई श्री राज ऋषि अभय समाज के प्रांगण में पधारेगी। वहाँ सामूहिक रूप से सभी पुजारियों के साथ, भक्तों के साथ एक सामूहिक श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा के संगीत में पाठ किया जाएगा और फिर अयोध्या से पधारे हुए संत के द्वारा भगवान श्री राम जी का चरित्र का वर्णन होगा। उसके बाद महाआरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। आप सभी भक्तों से मेरे आग्रह निवेदन है, सनातन धर्म के जितने भी जो हैं सनातनी लोग कल इस भगवान राम का दूसरा स्थापना दिवस में प्रातः 11 बजे त्रिपोलिया में पधारे और उस जुलूस के साथ, ध्वजाओं के निशान के साथ भगवान के उत्सव में यहाँ तक राजरी समाज तक पधारे और इस उत्सव का, इस आनंद का, भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय सनातन धर्म की, जय हिंदू धर्म की। आप सभी से आचार्य राजेंद्र पंडित, अध्यक्ष राजस्थान पुजारी महासंघ, आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, आप सब लोग इस उत्सव में पधार कर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। बजरी से भरी ट्रॉलियां जब्त कर ठोकी 2.5 लाख की पेनल्टी। अरावली विहार और अखेपुरा पुलिस ने की कार्रवाई। वहीं अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए बनाई 5 विभागों की संयुक्त टीम। डंपर ने मजदूर को कुचला और परिवार का छीना सहारा। MIA के गोंदपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। खेलते खेलते अचानक 12 साल की बालिका ने तोड़ा दम। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र की थी निवासी। और जनगणना 2027 की तैयारियां हुई आरंभ। डिजिटल जनगणना में मोबाइल ऐप का भी लेंगे सहारा। इसी के साथ समाचारों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।